हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चंस होंगे और जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन हमने HPUB एंट्रांस 2023 के लिए डिस्कस किए हैं। अब आपको पता है, अब रिवीजन करने का जो टाइम है ये अब आ गया है। अब ये जो क्लास होगी, आज की जो क्लास होगी, वो आपकी रिवीजन क्लास फर्स्ट होगी। ये रिवीजन क्लास फर्स्ट है HPUB एंट्रांस के लिए। और इसमें हम प्रीवियस वीडियोस में जो हमने जीके के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको अब रिवाइज़ करेंगे, क्विक रिवाइज़ करेंगे। डिस्कस हमने पहले ही कर लिया है वीडियोस में, तो आपने करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो रिवीजन सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अब हम सभी सेक्शंस की, सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लास लेके आ रहे हैं। अब आज से हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। आगे भी आपको अदर सेक्शंस की भी जो हम रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे उनको भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रिवीजन सीरीज़ जो है वो आपने ज़रूर देख लेनी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 ईयर्स से, 2-3 सालों से HPU द्वारा सौरमंडल से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सौरमंडल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौरमंडल में ग्रह कितने हैं। तो 8 ग्रह हैं, ये आपने याद रखना है। अब बात कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो सौरमंडल का वे कौन सा है, वे बृहस्पति है, ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, मरकरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। सूर्य से जो सबसे निकट ग्रह है वे कौन सा है, वे बुध है, ये भी आपने याद रखना है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका शुक्र ग्रह है, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो भी शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वे कौन सा है, वे बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है, और सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। उसी तरह रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वे कौन सा है, वे मंगल है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वे कौन सा है, वे गैनीमेड है, ये भी आपने याद रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका कौन सा है, वो डिमोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीला ग्रह जो है, ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। भोर का तारा जो है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा, इवनिंग स्टार जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट जो है वो अरुण को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे भी बृहस्पति को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो सौरमंडल से रिलेटेड थे, सोलर सिस्टम से रिलेटेड थे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो HPU द्वारा पूछे ही जाते हैं। अब एक दो क्वेश्चन आपने और नोट कर लेने हैं। जो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शुक्र है, ये आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। वीनस जो है ये आपने याद रखना है। उसी तरह विंटर प्लैनेट जो है, विंटर प्लैनेट किसे कहते हैं, विंटर प्लैनेट जो है वो बृहस्पति को कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वे शुक्र है, ये आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है गर्म ग्रह से रिलेटेड कि गर्म ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण, उनके बारे में। रबी की फसल कौन सी होती है, तो रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों जो है ये आपकी रबी की फसल है। खरीफ की फसलें कौन सी होती है, ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये आपने याद रखना है, ये आपकी खरीफ की फसलें होगी। उसके बाद बात करते हैं जायद फसलें कौन सी होती हैं। जायद फसलें होती हैं
ये मई जून में महीने में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे राई, मक्का, ज्वार, ये आपने याद रखना है। नकदी फसल कौन सी होती है? नकदी फसल वे फसल होती है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना, तंबाकू, जूट हो गया। तो ये कौन सी फसलें होती हैं? ये नकदी फसलें होती हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान का निर्माण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान का जो निर्माण था, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर सिफारिश पर किया गया था। ये आपने याद रखना है। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वे 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन एचपी टेट आई थिंक एचपी टेट में पूछा गया था इस बार कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही लिखी है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति जो थी वो प्रदान की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों का कुल संख्या जो थी वो 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये आपने याद रखना है। निर्माण बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। तो संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उसके बाद बात करते हैं जब नवनिर्मित संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 सूचियाँ थी। ये भी आपने याद रखना है। जब संविधान बना था उस समय उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रिटेन देश से कौन कौन से संविधान स्रोत लिए गए हैं? जैसे संसदीय शासन हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया, एक नागरिकता जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बात करते हैं यूएसए के बारे में। प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। ये जो है यूएसए के संविधान से जो स्रोत लिए गए हैं ये आपने जरूर याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होगी, प्रियम्बल होगी, प्रस्तावना होगी। ये जो स्रोत हैं यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जैसे आई थिंक 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संशोधन जो है वो केवल प्रस्तावना में 1 बार हुआ है। ये भी आपने याद रखना है। संविधान के संशोधन जो है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 जो है वे संविधान के संशोधन से संबंधित है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था होगी, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये जो है स्रोत है वे कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। उच्च सदनों के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि आपात उपबंध जो हैं वे जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा होगी, समवर्ती सूची होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनकरेंट लिस्ट जो है केंद्र राज्य संबंध जो है ये स्रोत है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र जो है, गणतंत्र आपको पता है। मौलिक कर्तव्यों को जो प्रावधान है वह रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि संविधान में संशोधन जो है राज्यसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन है
वे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं विधायिका के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपने ज़रूर याद रखना है कि भारत की जो संसद है वह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन अनुच्छेद 80 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है, ये आपको पता है, आर्टिकल 80 में कहा गया है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, और जिसमें 233 सदस्यों का जो चुनाव है वे राज्यों से तथा 12 सदस्यों का जो चुनाव होता है, 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एचबी टेट में पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए थे कि राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, तो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसी तरह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके जो 2/3 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। जबकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, 31 हैं, और महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 19 हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं? उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं? जो आपने याद रखना, 3 सदस्य चुने जाते हैं, 3 सांसद चुने जाते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन है? श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है राज्यसभा सांसद है, श्रीमती इंदु गोस्वामी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के 3 सांसद हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला है। संविधान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 निर्धारित की गई है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 545 है। इसमें से 530 सदस्य राज्य से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के आधार द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वे 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले वर्ष 2024 में आम चुनाव भी हैं लोकसभा के, ये भी आपको पता होगा। लोकसभा सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे क्या क्या हैं? वे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, आपको पता है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी। वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी के लापत पर नहीं होना चाहिए, आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? सांसद चुने जाते हैं, 4 चुने जाते हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं। अब आपको पता है कौन कौन से सांसद हैं अभी प्रेजेंट में, तो मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप हैं, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं, चंबा कांगड़ा से श्री कृष्ण कपूर जी हैं, ये आपने याद रखना। उसके बाद बात करते हैं योजना आयोग के बारे में, जिसे प्लानिंग मिशन के नाम से जाना जाता था। भारत में योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये एक संविधानेतर संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग आपको पता है, नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वे, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह ये आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया थे, ये भी आपने याद रखना है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होता है, ये आपने याद रखना है। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो श्री नरेंद्र मोदी थे, ये आपने याद रखना है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, प्रेजेंट में भी वो ही है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ स्वाधीनता संग्राम से संबंधित
पत्र पुस्तिकाएँ पुस्तकों के जो लेखक हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। भारत दूरदर्शा जो है वो भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। हिंदुस्तान पत्र जो है वो मदन मोहन मालवीय ने लिखा है, ये आपको पता होगा। उसी तरह बात करते हैं इंडिपेंडेंट पत्र जो है ये मोतीलाल नेहरू जी ने लिखा है। इंडिया फॉर इंडियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CR दास इसके लेखक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना आज़ाद ने लिखी है। इंडियन अनरेस्ट जो है वो वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। न्यू इंडिया पुस्तक जो है वो एनी बेसेंट ने लिखी है। कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट ने लिखी है। जबकि नेशन जो पत्र है वो गोपाल कृष्ण खोखले ने लिखा है। कॉमरेड पत्र जो है मोहम्मद अली ने लिखा है। केसरी पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। कर्मयोगी जो है वो युगांतर कर्मयोगी युगांतर जो पुस्तक है वो अरविंद घोष जी ने लिखी है। जबकि हिंदू पैट्रियाट जो है वह हरीश चंद्र मुखर्जी जी ने लिखी है। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। नील दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। वंदे मातरम अरविंद घोष जी ने लिखा है। जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो फिरोज शाह मेहता ने लिखा है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है वे वी डी सावरकर ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष जी ने लिखी है। कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और जो नारे थे वे किसने किसने दिए थे, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है वो इकबाल ने संबंध व्यक्ति हैं ये। वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन अधिनायक जय है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनकलाब जिंदाबाद जो था वो भगत सिंह, जबकि दिल्ली चलो जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान जो था वो भारतेंदु हरीश चंद्र ने कहा था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आराम हराम है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था। भारत छोड़ो जो नारा था ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। जबकि विजय विश्व तिरंगा हमारा ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था। तो ये आपने याद रखना है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन और नारे थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को पता है आपको, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। ये अधिकार न्याय संगत हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है, ये आपने याद रखना है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने से रोक से है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वे अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक इसका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है। उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति, ये आपने याद रखना है, सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया और संविधान का अनुच्छेद 51 क के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है, ये आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में के अनुच्छेद 51 क के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, ये आपने याद रखना है। कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, तो 11 प्रकार के, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं जियोग्राफी के। जैसे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है, ये आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, ये आपको पता होगा। भारत के 9 राज्यों
एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएँ हैं वो समुद्र के साथ लगती हैं, ये आपने याद रखना है। और कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य कौन-कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये आपने याद रखना है। 8 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको ये 8 नाम तो पता होने ही चाहिए। उसी तरह 7 सिस्टर अगर पूछा जाता है, तो 7 सिस्टर जो है वो पूर्व की 7 बहनें हैं, 7 स्टेट्स हैं जो जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इन 7 सिस्टर्स का जो भाई है, वे सिक्किम को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तथा ग्रीनविच समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला जो राज्य है वे कौन सा है? वे उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा और गोवा देश का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वे कौन सा है? वे यूपी है, ये आपने याद रखना है पॉपुलेशन वाइज। और सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से आपका सिक्किम है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये जो है वो पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में, बात करते हैं कि कौन से किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो है वो आपको पता है, ये पीस शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कुल 6 फील्डों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। केमिस्ट्री में 1901 से देना शुरू हुए थे। इकोनॉमिक्स में ये आपने याद रखना है, इकोनॉमिक्स में कब से नोबेल प्राइज़ जो था वो स्टार्ट हुआ था देना, वो 1969 से हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बस जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, 1917 से दिया जाता है। पत्रकारिता में अकेडमी जो है ऑस्कर अवार्ड इसे कहा जाता है, फिल्म में दिया जाता है 1929 से। कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। द मैन बुकर प्राइज़ जो है वो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। फिलीपींस कंट्री द्वारा ये दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस हो गया, सोशल सर्विस, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में 1957 से दिया जा रहा है। उसी तरह भारत रत्न जो है वो आपको पता है ये 1954 से दिया जा रहा है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में। भारत का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी आपने याद रखना है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो भारत का कौन सा है? वो भारत रत्न है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? वे पद्म भूषण है। और चौथा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वे पद्मश्री है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था वो किसे मिला था? वे अभिनेत्री देविका रानी को मिला था, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है भारत का, ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है वो भी लिटरेचर में दिया जाता है। बृहस्पति सम्मान जो है वो संस्कृत लिटरेचर में दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। जबकि शंकर जो अवार्ड है वे आपका इंडियन फिलोसफी और कल्चर और आर्ट में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। कबीर सम्मान जो है वो सोशियो कम्युनिकल हारमोनी के क्षेत्र में दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग ट्रेनिंग में दिया जाता है, 1985 से दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स में दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है? 1961 से दिया जा रहा है। उसी तरह भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड जो है वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, 1971 से। और बोर्ड लोग अवार्ड जो है एग्रीकल्चर के कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, 1972 से। जबकि डॉक्टर वीसी रॉय अवार्ड जो है वे मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे सशस्त्र बालिका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपको बताइए प्रेसिडेंट होता है, ये भी आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी हैं। और
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है, ये भी आपने याद रखना है। और रेल मंत्री जो हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं, ये आपने याद रखना है। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर है। अगला है, भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग किसकी खेती के लिए किया जाता है? तो वो आपको पता है, वो चावल की खेती के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव रक्त में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वे कितना होता है? तो वे 120 दिन का होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछे गए थे, ये आपने याद रखना है। ये जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये एचपीयू बीएड एंट्रांस में पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुब्रतो कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे एच जे कानिया थे, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। कितने वे मुख्य न्यायाधीश हैं? वे 50वें न्यायाधीश हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं। सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है वे कौन सा है? वे आत्मो प्रकाश है, यानी कि इसमें प्रकाशन है, ये भी आपने याद रखना है। सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित जो प्रथम उपन्यास है वे आत्मो प्रकाश है। उसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये उदय शंकर ने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था एचपीयू बीएड एंट्रांस में कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो वो आपको पता है, वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रेजेंट में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो श्री ओम बिरला हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपने याद रखना है, वो मीरा कुमार थी। श्रीमती मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है? तो ये आपको पता है, ये अनुच्छेद 112 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म डैश से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये जल संरक्षण से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वह जल संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये अभी हमने डिस्कस किया है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये जम्मू से कन्याकुमारी है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश आपको पता है ये अपवर्तन के कारण हमें आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि फेमस तिरुपति टेम्पल सिचुएटेड इन विच स्टेट, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वे उड़ीसा स्टेट में है, ये भी क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है? अब ये जम्मू कश्मीर यूटी में है। जो पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एग्ज़ाम में, तब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब वहाँ से धारा 370 जो है वो ख़त्म कर दी गई है और जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, एक JNK और एक लद्दाख में। तो अब जवाहर सुरंग जो है वो आपकी कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, यूटी में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की विधिज्ञ परिषद ने कानूनी शिक्षा की आयु सीमा किस आयु तक निर्धारित की है? तो ये 25 वर्ष तक निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एशिया का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता है ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी हमने डिस्कस किया है द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, तो ये श्रीमती मीरा कुमार थी, ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि पंजाब राज्य को कितनी नदियों की धरती कहा जाता है? तो आपको पता है पंजाब को 5 नदियों की धरती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकृत न होने वाला प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलियंट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आई थिंक प्लास्टिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वह क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? तो दिरहम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये यूएई की करेंसी है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से सर्वाधिक लवणता जो है वो पाई जाती है अमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन? तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वान लेक में पाई जाती है, तुर्की में ये लेक है। ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लवणता है वो मृत सागर में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशतता के हिसाब से कहाँ पाई जाती है, तो वो वान लेक में पाई जाती है। और ऐसे देखा जाए कि सबसे अधिक जो लवणता है वो मृत सागर में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? वह आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, पार्ट्स हैं? तो प्रेजेंट में 25 हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वे कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरब सागर की जो रानी है वे किसे कहा जाता है? तो वो कोची को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया था? ये 14 मई 2023 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो ये 712 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर जो है वो कहाँ मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वे काठमांडू नेपाल में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता है राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि एरिया वाइज सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका गोवा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट जो है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटी जो है जनसंख्या के हिसाब से वे सिक्किम है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ द कंट्रीज? तो मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो कहा जाता है? वे मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा जो नदी है वे डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सोने का जो रेशा है वे किसे कहा जाता है? तो सोने का जो रेशा है वह जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? तो विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? तो लाल ग्रह जो वो मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्लू प्लैनेट जो है वो अर्थ को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वे सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? वो सत्या नडेला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो DY चंद्रचूड़ हैं। 50वें वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो हमने प्रीवियस
वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के क्वेश्चंस थे। अब आपको पता है अब हमने रिवीजन सीरीज जो है अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को अब 4 दिन बचे हैं। शनिवार को आपका एग्ज़ाम होगा, तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हर हर सेक्शंस की अब हम रिवीजन क्लास लेके आएंगे, रिवीजन सीरीज लेके आएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी में बूस्टअप होने के लिए ये जो रिवीजन सीरीज़ है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपने ये जो रिवीजन सीरीज़ जो है, रिवीजन क्लासेस जो हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है। अगर पहले की वीडियो नहीं देखी हैं या फिर थोड़ी वीडियोस देखी हैं और थोड़ी नहीं देखी हैं, स्किप की हैं बीच में, तो आपने रिवीजन जो क्लास है, रिवीजन क्लास आपने ज़रूर लगा लेनी है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPUB एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।